अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। सुबह सवेरे नई सुबह, नया आगाज़ है और नया जोश होता है, नया वलवला होता है। और आज ऐसा होता है कि रोज़ाना एक ये टर्म होती है ना, सुबह उठते हैं और कोशिश करते हैं कि आज हम कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन जब आप जाते हैं तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ा होता है। मुझे अंदाजा है इस चीज़ का। आप पूरा निज़ाम बिगड़ा होता है। आप कोशिश भी कर रहे हैं कि आज कुछ अच्छा करना है, लेकिन वो करने नहीं दिया जाता। लेकिन फिर भी आपने करना अच्छा, क्योंकि एक कहावत है कि जो पानी का कतरा चट्टान पे गिर रहा होता है ना, एक एक कतरा करके गिरता है और चट्टान को चीर देता है। लेकिन इट टेक्स टाइम, इट वांट्स कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, ये तमाम चीजें होती हैं। तो ये करते रहें, कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। मतलब अच्छी बात यही समझे अब आप? नहीं, ये एडिशनल थी। चले जी, ये एडिशनल थी। अच्छी बात तो आप भी बताती है। और आज की अच्छी बात क्या बताने जा रही हैं? बहुत बातें होंगी, अच्छी बात भी होगी। इंटरनेशनल और मुल्की सतह पर क्या हो रहा है, वेदर कैसा है, साथ साथ क्या क्या खबरें आज इम्पोर्टेंट इस मॉर्निंग शो का हिस्सा है, उस पर बात करेंगे। मगर सबसे पहले अच्छी बात, और अच्छी बात करने से पहले मैं एक बात कहती हूँ कि जब सुबह उठें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्लाह के नाम सुने और मुस्कुराते हुए पॉजिटिविटी के साथ दिन का आगाज़ करें, तो सब चीज़ अच्छी होगी इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अच्छे ये बात का आगाज़ कर लें। बिल्कुल, आपको कौन रोक सकता है अच्छी बात करने से। अच्छा जी, जिंदगी में हमेशा एहतियात से हर काम करना चाहिए। अरे ये तो बात बिल्कुल सच हो गई जो आप यही करना चाहिए। ये कर रहे थे। एहतियात करें, एहतियात करें, जी हाँ, ताकि किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि एहतियात हमेशा हादसे से बेहतर होती है। ये एक आम सी बात लगती है, लेकिन हकीकत में एहतियात का मतलब है अपनी और दूसरों की ज़िंदगी की हिफाजत करना। छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर अक्सर बड़े काम से, जो बुरे काम होते हैं उससे बचाती है। और एहतियाती तदाबीर ही करके हम कुछ होने से, कुछ हादसा होने से बचा सकते हैं अपने आप को। हादसा जिंदगी का हिस्सा होता है ना। कभी कभी हादसा आपको पता भी नहीं होते, बल्कि हमेशा ही नहीं पता होता कि हादसा कहते ही उसे कि कुछ भी हो जाए। आप सुबह उठें तो गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, रात को सोने लगे तो जो है वो टंकी भर जाए और पानी गिरते गिरते पूरा घर जो है वो बह जाए। ये तमाम चीज़ें होती हैं ज़िंदगी के अंदर। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ इत्तेफाकात पर नहीं चलती है, बल्कि हमारी एहतियात होती है, हमारी होशियारी भी होती है, और हमारे किए गए इक़दामात ही हमें बड़े नुकसान से बचा। दूसरों की भी होशियारी होती है। दूसरों की तो वो जो टांग अड़ाना होता है ना, वो लेग पुलिंग होती है, और जो इंटरवीन करते हैं वो चलता रहता है। ये हुस्न है जिंदगी। अच्छा, अगर ये लोग आपकी जिंदगी में नहीं हो ना, तो आपको पता नहीं चले कि हाउ इम्पोर्टेंट यू आर एंड आपकी क्या वैल्यू है। जी अच्छा जी, ये एक सादा सा असूल भी है, मगर इसके असरात हमारे रोज़मर्रा के हालात पर गहरे हैं। चाहे हम अपने घरों की हिफाजत की बात करें या सड़कों पर सफ़र या काम की जगह पर हिफाजती तदाबीर, एहतियात की छोटी छोटी आदत ही हमें बड़े हादसा से बचाने का जरिया बनती है। तो भाई ठीक है, आप एहतियात करेंगे हर चीज़? नहीं, मैं तो करता ही बहुत एहतियात हूँ। और बहुत आप काम वो क्या लिखा हुआ था ना, पहला जुमला लिखा हुआ था कि एहतियात से काम करें। काम करें ना करें, एहतियात ज़रूर करें। याद रखें, एहतियात ही हमारी सबसे बड़ी हिफाजत होती है। छोटे छोटे इक़दामात बड़े सानियात से बचा सकते हैं। आपकी और आपके प्यारों की जो सलामती है ना, उसके लिए एहतियात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। चाहे एहतियात से लफ्ज़ से याद आया कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी ये बात हमेशा कहती है कि जब भी आप मोटरसाइकिल चलाएं, गाड़ी चलाएं, तो हेलमेट पहन लें या सीट बेल्ट लगा लें। ये भी एक एहतियात है। रोड क्रॉस करें, रोड क्रॉस करें, सिग्नल चेक कर लें पहले, और फिर उन लोगों को भी, उन लड़कों को भी चेक कर लें। वो जो 1.5 किलो जो है वो उनकी बाइक का वजन होता है, और वो इधर उधर से निकल कर जो आते हैं ना, तो वो भी हादसा का जरिया बन जाते हैं। और चेक तो आप कर रहे होते हैं। बिल्कुल है। सबसे बड़ी बात, जब आप कराची में है ना, तो कराची में एहतियात इसलिए भी जरूरी है कि आप देखें पहले जब घर से निकल रहे हैं या सड़क पे जा रहे हैं रोड, कि कहीं पीछे कोई बाइक वाला आपके पीछे ना पड़ जाए। ये भी एहतियात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो एहतियात के साथ साथ मैं कहता हूँ थोड़ी होशियारी भी करें ना। जिस गली के अंदर सन्नाटा, आपको पता है कि ये हॉट स्पॉट है, ये रेड जोन है, आप रास्ता बदल कर चले जाएं, थोड़ी सी रश वाली जगह से चले जाएं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों के एहतियात है ना बिलाल, जैसे कि वेदर चेंज हो रहा है, हम वैसे फूड ना खाएं, ठंडा पानी नहीं पिए, ये भी एहतियात है। अभी एहतियात क्या क्या चीज़ें हैं, आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट एहतियात क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा एहतियात ये है कि रिश्तों को जो है ना वो बचाने के लिए कुछ एहतियात की जाती हैं। उनमें सबसे पहली एहतियात आती है कि आप सच बोलना शुरू करें, आप ट्रांसपेरेंसी रखें। जॉब्स के अंदर अगर एहतियात की बात आती है तो आप सिंसियरिटी रखें, और आप कोशिश करें कि आप दूसरों के लिए ना तावीज़ बने। तावीज़ ऐसे, मिसाल ऐसे है कि आपके पास कुछ लोग आते होंगे, वो कहते हैं कि भाई 2 घड़ी और बैठ जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की, थोड़ा लम्हा और बैठ जाओ, तो आपको मतलब जाने की सुकून मिलता है।
आप ऐसे बन जाए, ऐसे ना बने कि आपको देख के जो है ना वो उल्टी होने लगे, या आपको देख के ऐसा लगे कि यार उगलता ही जहर है। अच्छा, मैं समझ रही हूँ आपकी बहुत सारी समझ रही है ना। तो इसी तरह एक कुछ पर्सनालिटी बातें होती हैं बिलाल, और ऑडियंस जो हमें देख रही है, नहीं हर घर में होते हैं ये रिश्ते, हर घर में होते हैं, बट हमें उसको मूव ऑन करने के लिए उसको वो कहते हैं ना, कड़वा गुड़ पीना भी होता है, मगर एहतियात ज़रूरी है भाई। और एहतियात करें ताकि ज़िंदगी में बड़े हादसा से बचें, और एहतियात करेंगे तो आगे हमारे साथ वो तमाम तर मामलात नहीं होंगे जिससे हम तकलीफ में आएंगे। तो अच्छी बात हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। अब जरा खबरों पर आ जाते हैं, कुछ नेशनल खबरें, हाँ, कुछ इंटरनेशनल खबरें शामिल करनी है हमने। दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन इंसान का जरा जिक्र कर लेते हैं, वो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन उनको नोबेल प्राइज चाहिए, अभी तक नहीं मिला है। जंग रुकवाने का काम उन्होंने जारी रखा हुआ है। ये जो ठेका लिया हुआ है उसमें थोड़ी सी नाराजगी भी हुई थी कि अब मैं किसी की जंग नहीं रुकवाऊंगा, जब उनको नहीं मिला था नोबेल प्राइज। लेकिन उन्होंने फिर दोबारा काम शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं फिर नॉमिनेट करता हूँ नोबेल प्राइज के लिए। तो जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बता दिया है कि पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए बेटा, और वो थोड़ा सा खबरदार कर दिया ना अब्बू ने। अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में दिवाली के तकरीब के मौके पर सहाफ़ी से गुफ्तगू की, और उनकी भारतीय वजीर आजम से जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने ये बात कही है कि कैसा लगेगा ना, हैप्पी दिवाली बेटा, अब जंग नहीं करना पाकिस्तान से। मैं एक वर्ड बोलना चाहती हूँ, नहीं बोलना का गैर पार्लिमानी है। चले जी, चले छोड़ इन बातों का। अच्छा, मजीद कहा कि उनकी भारतीय वजीर आजम से टेलीफोन पर बात हुई है और उनसे तिजारत समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की। सदर ट्रंप का कहना था कि वो तिजारत के जरिए मामला हल कर रहे हैं, और ये बात उन्होंने एक बार नहीं कई बार, अब वो राग अलाप रहे हैं इस बात को ना, तिजारती मामला को लेकर, टैरिफ के मामला को लेकर। फिर वो तनकीद भी की जद में भी है, क्योंकि जाहिर से मतलब जो उन्होंने टैरिफ बढ़ाया है और उससे पूरी दुनिया परेशान है। और उन्होंने टेलीफोन गुफ्तगू के दौरान भारतीय वजीर आजम को बता दिया कि भाई पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक और बयान में भी पाकिस्तान और भारत की जंग का जिक्र किया। अच्छा, मुझे लगता है उनको मजा आ रहा है मजा आता है, ये बात करते हैं कि मैंने जंग रुकवाई, मैंने जंग रुकवाई। मगर अपार्ट ऑफ कि ये एक बात जिक्र कर लें कि भाई फिर गजा में जो हो रहा है उससे दिल दुखता है। खैर, मीडिया से गुफ्तगू करते हैं उनका कहना था कि उन्होंने तिजारत के जरिए 8 जंगें रुकवाई, जिनमें पाकिस्तान और भारत की जंग भी शामिल है। ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए हैं। ये 7 तैयारे 8 जंगे, 7 तैयारे 8 जंगे, कब तक? ऐसा ना हो 8 तैयारे और 8 जंगे कल से कहना शुरू करते हैं। दोनों जौहरी ममालिक के दरमियान उन्होंने बताया कि जंग तिजारत से रोकी है। ट्रंप साहब जो है उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक को फ़ोन करके कहा कि अगर आप जंग करते हैं तो अमेरिका आपसे तिजारत नहीं करेगा। जिसके बाद 24 घंटों में उन दोनों ने मुझे कॉल करके बता दिया कि वो जंग नहीं करना चाहते हैं। याद रहे कि इससे कबल भी मुतअद्दिद बार पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ट्रंप साहब खुद ले चुके हैं, और इस बार नया अंदाज था कि उन्होंने दिवाली के मौके पर मोदी को यह कहा कि अब जंग नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान से, मतलब और किसी से नहीं कहा। हाँ, जो कि भारत में सबसे बड़ा फेस्टिवल है दिवाली। वो जैसे यहाँ पर हमारी ईद सबसे बड़ी होती है, वहाँ पर दिवाली उनकी सबसे बड़ी खुशी होती है, सबसे बड़ा त्यौहार होता है। उसके मौके पर ट्रंप साहब ने वो जो खुशी के मौके पर दुख और अफसुर्दा कर दिया मोदी साहब को, मोदी सरकार को, तो वो खैर बात बहरहाल। मगर ये बात वाज़ेह है कि अमेरिका की जानिब से, सदर ट्रंप की जानिब से रूस से जितने भी तजारती मामला, स्पेशली तेल के ऊपर ये बार बार वो कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं खरीदिएगा रूस से तेल, और जब तक आप रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे, जो इत्तेफाक हुआ है इन दोनों में, तब तक बातचीत हमारे और आपके दरमियान नहीं होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, मुल्की सतह की बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है, बिल्कुल ऐसा ही है। मफादात से बालातर होकर काम करना होगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 17वें नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अवाम निहायत मुहिब वतन, बासलाहियत और बाहौसला है, जो दर हकीकत सूबे का असल सरमाया है। नौजवान तरक्की और देरपा इस्तेकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बलूचिस्तान के हवाले से वाज़े जो है वो पॉलिसी हमेशा से रही है, और इस बार आर्मी चीफ की जानिब से भी कह दिया गया कि बलूचिस्तान की बेपनाह मौशी सलाहियत को सूबे की आवाम की बेहतरी के लिए बरूकार लाया जाए। जबकि आसिम मुनीर साहब ने यह भी कहा कि जो पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है, भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज अवाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और ये दहशतगर्द जो है वो प्रॉक्सीज के खात्मे के लिए जो है वो इनके लिए को हवा दे रहे हैं, बिल्कुल तशद्दुद जो है वो हवा दे रहे हैं, और इसको जो है वो इनके लिए इक़दामात करने होंगे ताकि इनका खात्मा किया जा सके। और साथ ही साथ ये इंतबा की और ये कहा कि भाई मुल्क की सालिमियत पर किसी भी जहारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो,
चाहे वो दुनिया में किसी भी खत्ते पर कोई भी मुल्क हो, कोई भी पावर रखने वाला मुल्क हो, कोई भी ताकत हो, पाकिस्तान की तरफ कोई भी मैली आंख से देखेगा, इसके खिलाफ साजिशें करेगा, इसके खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तानी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए करेगा, फितना उल खवारिज, फितना उल हिंदुस्तान के ज़रिए करेगा, उसको भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ज़रूरी भी है भाई, हमारा मुल्क इतनी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है, ऐसे कोई थोड़ी आकर कुछ भी भड़कियाँ मारेगा, गिदड़ भपकियाँ देगा और हमारे मुल्क में एंटर हो जाएगा या कुछ भी नुकसान पहुँचाएगा। वैसे ही ये बात वाज़े कि बलूचिस्तान हो, KPK हो, सिंध हो, पंजाब हो, हर जगह पाकिस्तान एक जंग लड़ रहा है, अंदर भी जंग लड़ रहा है, सरहदों पे भी लड़ रहा है और पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ उठा रहा है कि भाई हम अमन के ख्वाह हैं, हम अमन पसंद लोग हैं और हम अमन चाहते हैं। तो इस वजह से जब अमन की बात करेंगे तो भाई कोई भी मैली आंख ना किससे ना देखे। बिल्कुल ठीक है जी। और एक चीज, एक मसला और हल हो गया, उस पर भी बात कर रहे थे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी के बाद जो है वो 11 रोज से ये बंद तिजारती जो गुजरगाहें थी ना, वो जल्द खुलने का इम्कान है। वी आर टॉकिंग अबाउट चमन बॉर्डर जो है, तोरखम बॉर्डर, उसमें पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती तिजारती सरगर्मियों के लिए भी बंद है। ताहम जो इस वक्त स्पेन बोल्डेक में फंसी जो है वो 500 से जायद खाली पाकिस्तानी गाड़ियाँ, उनकी वापसी हो चुकी है। कस्टम हुकाम ने भी इसकी जो है वो तस्दीक कर दी है इस चीज़ की। अच्छा जी, कस्टम हुकाम के हवाले से आपको बताएं कि उनके मुताबिक आज से सिर्फ अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान ले जाने खाली जो पाकिस्तानी गाड़ियाँ हैं उसकी वापसी की सिर्फ इजाज़त होगी। इसके अलावा कोई भी तिजारत के हवाले से, कोई भी ट्रेडिंग के हवाले से कोई सामान लदा ट्रक हो उसको नहीं दिया जाएगा। सिर्फ खाली जो गाड़ियाँ हैं उनकी वापसी की इजाज़त होगी। बंदे से दोनों तरफ वीज़ा, पासपोर्ट, ट्रैवलिंग करने वालों की बड़ी तादाद जो है वहाँ पर बॉर्डर पर फंसी हुई है। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 2000 से ज़ायद अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान मुंतकिल भी कर दिया गया है। अच्छा, अगर दूसरी जानिब बात करें ना, तुरखम में भी तिजारती गुजरगाह खुलवाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। अब ये देखना है कि वो कब खुलती है, मगर जितने भी इंतजाम थे कि भाई किस तरह खोला जाएगा, किन किन फेजेस पर कितनी गाड़ियों को अंदर लेकर आया जाएगा, फिर उनको बाहर किया जाएगा, ये अभी देखना बाकी है, मगर तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो गई हैं। अच्छा, जो गाड़ियों की क्लियरेंस है ना फातिमा, उसके लिए जो है वो स्कैन्स नस्ब कर दिए गए। वॉक थ्रू गेट्स, जैसे लोगों का आना जाना वहाँ से भी नकलो हरकत होती है, उसके लिए भी कर दिया गया। जबकि तिजारती जो गुजरगाहें बंद होने से कार्गो गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं ना, लंबी कतारें हैं। अभी आप ये फुटेजेस में देखें कि किलोमीटर्स तक जो है वो ये कतारें हैं। इसी तरह जनूबी वजीस्तान में अंगूर अड्डा और शुमाली वजीस्तान में गुलाम खान और ज़िला कुरम में खरलाची सरहद पर भी 10 रोज़ से ये पूरा मामला जो है वो कॉटन ऑफ किया है, जिसकी वजह से एक बड़ी कशीदगी है, क्योंकि इधर भी ट्रक्स हैं सैकड़ों और उस तरफ भी ट्रक्स हैं सैकड़ों। वो जो ट्रेडिंग का अमल है वो कई दिनों से बंद है, स्टॉप है। अब देखना है कि वो मुकम्मल तो कर ली गई तैयारी, क्या होता है। अच्छा, FI हुकाम का क्या कहना है वो भी आपसे शेयर कर देंगे। बॉर्डर की बंदी से 5000 से ज़्यादा पाकिस्तानी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। अच्छा, ये जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो या दूसरे बरादरहुड कंट्री हो, तो उसमें से जो लोग हैं वो तिजारत की घर से जाते भी हैं, आते भी हैं। अब वहाँ पर देखना है, क्योंकि यहाँ से तो कनखला हो रहा है अफगानिस्तान को, मगर 5000 पाकिस्तानी आना है उन्होंने पाकिस्तान, क्योंकि वो किसी भी मकसद से, रिश्तेदारों से मिलने या कोई भी मकसद से वो वहाँ फंसे हुए। अच्छा जी, अब रुख कर लेते हैं, ये वाली खबर आप पढ़ें। अच्छा चलें जी, मैं पढ़ लेती हूँ। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कुछ चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो जिनके चेयरमैन है खालिद राय, उन्होंने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहम मुलाकात की है, जिसमें मुल्क भर के केबल ऑपरेटर्स और मीडिया को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पैमरा की पॉलिसियों, भारतीय मवाद की नशरियात और TT प्लेटफॉर्म से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर बात की गई है। ये अहम मीटिंग गुज़श्ता रोज़ कराची में हुई और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अहम बैठकें की। वो गवर्नर हाउस भी गए, जहां पर MQM और गवर्नर सिंध कामरान किशोरी से भी मुलाकात की। अच्छा जी, खालिद राय ने पैमरा की दोहरी पॉलिसी खत्म करने का भी मुतालबा किया है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब कल से हमने देखा, परसों से बल्कि कराची आए हुए हैं। पहले खालिद राय से मुलाकात की, फिर उसके बाद दूसरे अहदेदारान से मुलाकात की, फिर उसके बाद MQM से मुलाकात की गवर्नर हाउस में, और फिर उसके बाद हमने देखा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान से भी मुलाकात की। मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े अहम दौरे के ऊपर हैं, कोई कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ चल रहा है, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड द कर्टन्स, जिसकी वजह से मोहसिन साहब यहाँ पर है। बड़ा इंपॉर्टेंट है उनका ये दौरा। लेकिन सबसे पहले ये जो खबर चल रही है ना केबल ऑपरेटर्स, तो केबल ऑपरेटर्स को दरपेश मसाइल में आपको याद दिलाता चलूँ कि केबल ऑपरेटर्स का सबसे बड़ा मसला ये था कि उनकी तारें जो हैं वो काट दी जाती हैं। कोई भी ऑपरेशन होता है, किसी भी इदारे की तरफ से ऑपरेशन होता है, बस ये एक तार जो नज़र आती है वो बगैर पूछे काट दी जाती है, तो इनसे इनका बड़ा नुकसान होता है।
तो उस नुकसान के लिए मुझे लग रहा है कि शायद ये बनने बात की थी, और ख़ास तौर पर हुकूमत केबल इंडस्ट्री के मसाइल का मुनसिफाना हल निकालेगी, ये मौसी साहब ने कह दिया है। मुलाकात में नासिर हुसैन शाह भी थे, शर्जीना मेमन भी थे, और इस मौके पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम की हालिया कामयाबी पर भी खराज तहसीन पेश करने की जो बातें सामने आई। शहीद सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर पर भी बात की, उनके लिए फातह ख्वानी भी की गई। अच्छा जी, मुलाकात में जो मीडिया इंडस्ट्री के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, जो मुलाकात हुई, ये कहा जा रहा है कि भाई केबल ऑपरेटर्स और पैमरा के जो कुछ शिके हैं, उस हवाले से भी जो शिकायत की खालिद राय ने, उस पर भी काम होगा और मुस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है मीडिया इंडस्ट्री के लिए इस मुलाकात को। जी आगे बढ़ते हैं। कल एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि लाजमी देना है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी और पेशावर समेत मुख्तलिफ जो हिस्से शहर हैं वहाँ पर शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, और साथ ही साथ सिर्फ उन्हीं इलाकों में नहीं, समानी, आज़ाद कश्मीर और मिंबर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मरी की बात कर लें तो बिलाल, वहाँ पर भी जो लोग थे वहाँ पर मकामी थे, वो कलमा तैयबा का वेट करते हुए बाहर निकल आए। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, वहाँ दीर बाला, दीर शहर, पेशावर और गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया पर इस खबर के हवाले से और वीडियोज़ डली, फिर लोग जो खौफ का शिकार हो जाते हैं फ़ौरन कलमा तैयबा का वेट करने लगते हैं, अल्लाह को याद करने लगते हैं, तो वो सारी फुटेजेस बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, और कुछ इलाके भी हैं, बाजोड़ है, गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, और साथ साथ जो है वो जब ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए तो ऑब्वियसली प्रिकॉशनरी मेयर्स होते हैं, लोग घरों से बाहर आ जाते हैं, बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं, ऊँचे मकामात से वो जो है नीचे ज़मीनी सतह पर आ जाते हैं, लेकिन ऐसा अब तक कोई रिपोर्ट नहीं हुआ कि बहुत कोई नहीं, अल्लाह ना करे कुछ हुआ, ऐसा हुआ नहीं, और खुदा न खास्ता हम सेफ रहे इस तमाम तर चीज़ों से। मगर ये बहुत 5.3 का ये रेक्टर स्केल पर ज़लज़ला महसूस किया गया, और इसका जो मरकज़ था वो अफ़गानिस्तान बताया जा रहा है, हिंदूकश का मकाम था। और अच्छा, हम गुज़िश्ता दिनों की बात करें ना बिलाल, तो कई बार कई बार जो है वो ज़लज़ले के झटके और एक एक दिन के गैप से 3-3, 4-4 बार हुए। तो बस ये जो मरकज़ था वो अफ़गानिस्तानी था, और हमने आपको बताई दिया कि 5.3 का रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत महसूस की गई है। जी चलिए जी, इंटरनेशनल सतह पर भी कुछ बात कर लेते हैं। फ़लस्तीनी जो मज़ामती तंजीम है हमास, उसकी बात करते हैं। उसने 2 मज़ीद यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। कल भी लाशें जो है वो उनके हवाले की थी रेड क्रॉस के ज़रिए, और आज भी जो है वो की गई। हमने आपको बताया था कि इसराइली फ़ौज ने रेड क्रॉस से यरगमालियों की लाशें वसूल करने की भी जो है वो तस्दीक की गई है। अच्छा जी, ये जो जितनी भी लाशें गई हैं, और जो गुज़िश्ता रोज़ दोनों लाशों को फॉरेंसिक मेडिसिन के नेशनल इंस्टीट्यूट मुंतकिल कर दिया गया है, जहां शनाख्त का अमल मुकम्मल किया जाएगा। जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास अब तक हलाक 28 मुग़वियों में से 13 की लाशें इसराइल के हवाले कर चुकी है। इसराइल को मौसूल होने वाले यरगमालियों की लाशों की मजमूई तादाद 15 हो गई है। इसराइली हुकाम का कहना है कि हमास की कैद में अभी 13 यरगमालियों की लाशें मौजूद है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू कह रहे थे कि बार बार कि भाई हमास जो है वो अपने वादे पर उतरे, और जितने भी यरगमाली जो लाशें हैं, मुग़वी हैं, उनकी जल्द से जल्द लाशें जो है हमें मुंतकिल करें, जिसमें से अब तक आई थिंक 15 से ज़्यादा जो लाशें हैं वो हवाले कर दिए गई हैं इसराइल के। ठीक है जी, तेल खरीदोगे तो दोस्ती नहीं निभा सकते हैं, और तेल आपने नहीं खरीदना, ये कह रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, आप आगे चल रही होती हैं, आपको पता होता है पहले से, आपने अभी बता दिया थोड़ी देर पहले कि भारत को कह दिया है कि आपने रूस से तेल नहीं खरीदना है। ख़रीदारी के अंदर जो है वो भारत की ऑटोमेटिकली जो है वो नुमायां कमी आ चुकी है रूस से, और मुस्तकबिल में मजीद कमी का इरादा रखता है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस के अंदर जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की ना, उसमें भारतीय वज़ीर आज़म को ये बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि ख़ित्ते की सूरत हाल और रूस यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल भी किया, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि भाई अब तेल नहीं खरीदना। हाँ, भारत को बार बार वो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भाई नहीं, अब नहीं। अच्छा, कभी कह रहे हैं तेल नहीं खरीदना, कभी कह रहे हैं पाकिस्तान से जंग नहीं लड़ना, चल क्या रहा है ये? वो छा क्या रहे हैं ये समझ से वाला तर है, मगर भारत ने तेल की दरामद में कमी की है और मजीद कमी का सिलसिला जारी रखे हुए। अब मुझे लगता है कि इंडिया ये करेगा, डोनाल्ड ट्रंप की बात मानेगा, और जो मान भी रहे हम देख भी रहे हैं, क्योंकि देखिए एक पावर है अमेरिका के बेटा पास, बाप की सुनता है, और बहुत ज़्यादा ये जो आपस में दोस्ती रही है अमेरिका और इंडिया की, तो भाई जाहिर सी बात है। और फिर जंग जो हुई
वो वाज़े मिसाल देख लिया कि अब ट्रम्प जो है वो कहते हैं कि भाई मैंने रुकवाई टैरिफ का वो करके, मगर इंडिया को ये बात समझ आ गई कि भाई अमेरिका के अलावा जो है ना हम चल नहीं सकते, तो इसीलिए अब अमेरिका की बात सुन रहा है नरेंद्र मोदी। और ट्रम्प ने मजीद जो कहा वो भी आपको बता देते हैं। वो कहते हैं कि वो जल्द से जल्द रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का खात्मा चाहते हैं ताकि खत्ते में अमन इस्तेहकाम बहाल हो सके। अब रूस और ये वाली जंग भी खत्म कराएंगे वो, मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी हो, क्योंकि जिस तरह से हम सिचुएशन देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ये कशीदगी इन दोनों ममालिक में बढ़ गई है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अफसोसनाक खबर देते हैं नाइजीरिया से, जिसकी शुमाली रियासत नाइजर में ऑयल टैंकर हादसे का शिकार हो गया है, जिसके नतीजे में धमाका और 35 अफराद हलाक हो गए हैं। नाइजीरिया की फेडरल रोड सेफ्टी कोड ने बताया कि रियासत नाइजर में ऑयल टैंकर हादसे का शिकार होकर उलट गया और धमाका हुआ। तो ये अफसोसनाक खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, FRSC के सेक्टर कमांडर नाइजर जो है वो आयशातो साधु के मुताबिक टैंकर रोड पर जो है वो फिसलकर हादसे का शिकार हुआ, जिसके नतीजे में पेट्रोल गिरना शुरू हो गया और थोड़ी देर में जो है वो आग भड़क उठी। ये ऐसा हादसा पाकिस्तान में भी हो चुका और आपको याद होगा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग झुलस गए थे और उसका रीज़न ये था कि जब पेट्रोल जो है वो वहाँ पर सड़क पर बहने लगा टैंकर से, तो लोगों ने बाकायदा जाकर भरना शुरू किया था और भरते 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 किसी की सिगरेट गिरी है या क्या हुआ, वहाँ पर तवा आग लग गई और वही पेट्रोल भरते हुए लोग बिल्कुल जलकर जो है वो झुलस गए थे। तो इसी तरह ये भी हुआ कि ज़ख्मी और जहाँ बाक होने वाले जो अफराद हैं ना उनको करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया नाइजर के अंदर। ऐसे जब भी वाक़यात हुआ करें इनसे दूर भागा करें, क्योंकि ब्लास्ट होने के भी खतरात लाहक हो और जिससे आपकी जान का नुकसान होगा और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अच्छा जी, सिंध हुकूमत की बात कर लेते हैं। सिंध हुकूमत रवा माह के आखिरी हफ्ते से जून 2026 तक सूबे भर में 22 से ज़ायद मेगा स्पोर्ट्स इवेंट्स मुनक्किद कराएगी। वज़ीर खेल उमूर नौजवान सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत सिंध सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद एक इजलास हुआ और इजलास में ये फैसला किया गया है। अच्छा जी, अच्छी खबर है, क्योंकि हम ये देख रहे होते हैं कि भाई सिंध में स्पेशली कराची में एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। इंडोर गेम्स और वीडियो गेम्स और इस तरह की चीज़ें खुल गई हैं, तो चलें ये अच्छी बात होगी कि सिंध हुकूमत इसका सोच रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो इजलास हुआ उसके अंदर 35वें नेशनल गेम्स की तैयारियों, सिंध गेम्स 2026, थर जीप रैली समेत जो दीगर इवेंट्स हैं ना उस पर भरपूर ब्रीफिंग भी दी गई है। अब इस महीने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते के अंदर ताइक्वांडो, कराटे और टेबल टेनिस टूर्नामेंट्स भी होना शुरू हो जाएंगे, जबकि नवंबर के अंदर पहली बार 2 रोज़ा सिंध ई स्पोर्ट चैंपियनशिप, 3 रोज़ा सिंध स्पेशल गेम्स और जो फुटसॉल जो चैंपियनशिप है वो कराची के अंदर, 2 रोज़ा कोहिस्तान जो बुल कार्ट जो है वो जो रेस होती है वो ठट्टा के अंदर आप यकीन नहीं कर पा रहे कि कुछ होगा, इसलिए आप मतलब बिल बोल रहे हो उसको। हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। अच्छा जी, 19वें सिंध गेम्स जनवरी 2026 और फरवरी के पहले हफ्ते जीप रैली गोडकी में भी होगी। इजलास में सेक्रेटरी खेल मुनव्वर अली मैसर, चीफ इंजीनियर मोहम्मद असलम महर, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के अहमद अली राजपूत, असगर बलोच और अली डोंगो पांग समेत दीगर शरीक हुए। तो ये अच्छी खबर है। चलें जी, और इसके साथ देखते हैं कि गेम्स में कितने भरपूर तरीके से शिरकत होती है। चलें जी, कुछ लाइफ स्टाइल की अपडेट्स भी आपको देते चलें, और उन अपडेट्स के लिए ज़रूरी है कि कुछ मौसम से रिलेटेड अपडेट होती है, क्योंकि जैसे ही सर्दी की आमद होती है फातिमा, दमे के मरीजों के लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। हम रोज़ाना इस बात पर जोर उठा रहे हैं। सर्द मौसम और खुश हवा सांस की नालियों को हसास बना देती है, जिसकी वजह से दमे की शिद्दत और बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और मरीजों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना भी होता है। अच्छा, सर्दी के बायस हवा में नमी की कमी और वायरल इन्फेक्शन दमे के हमलों को बढ़ा देता है। दमे के मरीजों को खास तवज्जो की ज़रूरत होती है, जो ज़रूरी केयर करें, प्रिकॉशंस अपनाएं जो कि ज़रूरी है इस वेदर में। अच्छा, ठंडी हवा, धुंध और वायरसेस दमे की अलामत को बढ़ा सकते हैं और सांस की नालियों को मुतासर कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सर्दियों में दमे के मरीज़ अपने माहौल का खास ख्याल रखें, वो गर्म कपड़े पहने और ख़ास तौर पर नाक और मुंह को ढाँप कर ठंडी हवा से बचाव करें, ज़रूरी है जी। बिल्कुल ऐसा ही, और ये बहुत अच्छी टिप है, क्योंकि रोज़ाना आपको बता रहे हैं इसका कोई ना कोई मकसद होगा, क्योंकि घर के अंदर नमी को बरकरार रखने के लिए हवा में नमी बढ़ाने वाले आलात इस्तेमाल करें ताकि सांस लेने में आसानी हो। वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए सफाई का खास ख्याल रखा जाए, हुजूम वाली जगहों पर जाने से गुरेज किया जाए। इसके बाद जो दमे के मरीज़ हैं ना, उनको अपनी दवाएं वक्त पर लेना और डॉक्टर से मुसलसल प्रिस्क्राइब करना या राब्ते में रहना वो बहुत ज़रूरी है, ताकि बीमारी की शिद्दत को ना फौरी तौर पर काबू किया जा सके। किसी भी अस्थमा अटैक की सूरत के अंदर आपको पहले से पता हो कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सी मेडिसिन है जो आपके पास, आपके बैग में, आपके पर्स में, आपके ऑफिस की टेबल के ऊपर मौजूद होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, और याद रखें कि सर्दियों में एहतियाती तदाबीर अपनाना दमे के हमलों से बचाव का सबसे मौसर तरीका है, जिससे
आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर और आरामदेह बना सकते हैं। अच्छा जी, क्योंकि सर्दी एक ऐसा सीज़न, एक ऐसा वेदर है जिसपे वो बीमारियां सर उठाती हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारी मुश्किलात में इजाफा होता है। दमा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उस पर बात किया जाए, क्योंकि कराची का वेदर बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो समटाइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और समटाइम्स तो होता ही नहीं है। अच्छा, वेदर बहुत ड्राई हो जाता है। मज़े की बात ये कि ये खुश्क मौसम है। तो कल मुझे एक शख्स कह रहा था ये उदासी का मौसम है और ज़रा खुश्क हो जाता है। तो अब मुझे इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, जो पहले से खुश्क लोग हैं ना, खुश्के हैं, वो और खुश्क हो जाते हैं। मतलब ना दिमाग चल रहा होता है, ना ज़बान पे कंट्रोल होता है कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। वो मतलब इंतहाई खुश्क हो जाते हैं। तो उन खुश्कों से मेरा जो है वो पैगाम है, उनको रिक्वेस्ट है, तेल का इस्तेमाल करें, अच्छे खाने में जो है वो तेल डालें, या ग्रीस या फिर उस वैसलीन का इस्तेमाल करें, तो खुश्की को ख़त्म करें, ये दिमाग तक पहुंच जाती है आपके। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, खानों के लिए भी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करना चाहिए अभी से, अगर कराची वाले, क्योंकि हम बहुत ड्राई वेदर में रहते हैं, सर्दी के वेदर में तो ड्राई बहुत हो जाती है, आपकी स्किन मॉइस्चराइज करें। अच्छा, खाने की अगर बात करें ना, तो इसमें ठंडा पानी तो छोड़ दें, वो तमाम तर ठंडा पानी वैसे भी नहीं पीना चाहिए, वो हेल्थ के लिए अब अच्छा नहीं होता। और फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें कि खांसी हो रही है या किसी जो मुझे मुसलसल हो रही है, तो आप भी डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है जी। आप हैं ना हमारे मॉर्निंग स्पॉट की डॉक्टर, रोजाना एक नई टिप देती है फातिमा कि ये करना है, वो करना है, और ये तो बिल्कुल नहीं करना। मेरी टिप का हो गया वह खत्म, अब आपकी बारी है। अच्छा चलो जी, हमारा फेवरेट सेगमेंट, मतलब मुझसे ज्यादा व्यूअर्स का फेवरेट सेगमेंट है ये, भोंग मस्जिद की तरफ आज आपको लेके जाएंगे। और ये भोंग मस्जिद पर है, दुनिया में बहुत सी इमारतें हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जो न सिर्फ पत्थरों और ईंटों से बनी होती है, बल्कि उनमें इंसानी जज्बे, मोहब्बत और अक़ीदत की रूह भी बसी होती है। क्या है, क्या हो रहा है, कहाँ है, सब बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। दुनिया में बहुत सी इमारतें हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जो न सिर्फ पत्थरों और ईंटों से बनी होती हैं, बल्कि उनमें इंसानी जज्बे, मोहब्बत और अक़ीदत की रूह भी बसी होती है। जनूबी पंजाब की वादी रहीम यार खान में वाक़ई भोंग मस्जिद ऐसी ही एक रूह परवर जगह है। ये वो मुकद्दस घर है जिसे 50 बरस की मोहब्बत, सब्र और मेहनत ने ऐसी मुकद्दस तख्लीक की, जिसका हर नक्श, हर खत्ताती की लकीरें और हर सुतून एक ऐसी दास्तान सुनाते हैं जो दिलों को छू जाती है। ये मस्जिद सिर्फ एक इबादत गाह नहीं, बल्कि फन तामीर का एक जिंदा शाहकार है, जो आगा खान अवार्ड जीतकर अपनी खूबियों का सबूत दे चुकी है। जब सरदार रईस गाजी मोहम्मद ने 1932 में इसकी बुनियाद रखी, तो शायद वो ये न जानते थे कि ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं, बल्कि नस्लों के जज्बे और मेहनत का खजाना बनेगी। हजारों कारीगरों की बारीक बीनी से तराशीदा संगे मरमर, नफीस लकड़ी के काम और नफासत से भरपूर फन पारे आज भी देखने वालों को हैरत ज़दा कर देते हैं। ये वो जगह है जहाँ तारीख की गूंज सुनाई देती है, जहाँ हर पत्थर पर इंसानियत की मोहब्बत खुलकर नजर आती है। भोंग मस्जिद की खूबसूरती और अजमत को देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि हकीकी फन तभी जन्म लेता है जब दिलों में इश्क हो, रूह में खुलूस हो और हाथों में मेहनत का जादू हो। भोंग मस्जिद का हर जाविया एक तोहफा है, हर मंजर एक अक्से खुदाबंदी है। जनूबी पंजाब के जिला रहीम यार खान, तहसील सादिकाबाद के गांव भोंग में वाक़ ये मस्जिद तकरीबन 50 साल 1932 से 1982 के अरसे में मुकम्मल हुई। 1986 में इस मस्जिद को फन तामीर के शोबे में आगा खान अवार्ड से नवाजा गया और 2004 में इसकी तस्वीर पर डाक टिकट भी जारी किया गया। सरदार रईस गाजी मोहम्मद, जो न सिर्फ एक अजीम रूहानी शख्सियत थे, बल्कि बावलपुर असम्बली के रुकन और एजाजी मजिस्ट्रेट भी थे, उन्होंने इसकी तामीर का आगाज किया। उनकी जाती दिलचस्पी और रहनुमाई ने इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया। मस्जिद की तामीर के लिए ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और दीगर ममालिक से कीमती पत्थर और मवाद मंगवाए गए। हजारों कारीगरों ने अपनी जिंदगी के कई साल वक्फ करके शाहकार तख्लीक किया। मस्जिद में संगे मरमर, संगे खारा, हाथी दांत, सोना, चांदी और कीमती पत्थरों का बेमिसाल इस्तेमाल किया गया। मरकजी दरवाजा मशहद के इमाम रजा अलैहिस्सलाम के मजार के दरवाजे से मुतासिर है। मस्जिद में हजारों नमाजी बैक वक्त इबादत कर सकते हैं और खवातीन के लिए अलहदा मखसूस जगह मौजूद है। हर सुतून और मेहराब नफासत और खूबसूरती की मिसाल है। तामीर के दौरान कई मुश्किलात आईं, कई कारीगर उम्र रसीदा हो गए, कुछ इंतकाल कर गए, मगर उनके बच्चों और पोतों ने इस अजीम काम को आगे बढ़ाया।
रईस गाजी मोहम्मद ने न सिर्फ माली इमदाद फराहम की बल्कि कारीगरों की फलाह बहबूद का खास ख्याल रखा। ये मस्जिद सिर्फ एक इबादत गाह नहीं बल्कि फन तामीर का एक आलमी विरसा और सकाफत का आईना है जो हर साल हजारों सयाहों को अपनी तरफ खींचती है। भोंग मस्जिद की दास्तान मेहनत, अकीदत और फन की वो रोशन मिसाल है जो हमें सिखाती है कि अजीम काम वक्त, सब्र और खुलूस के बगैर मुकम्मल नहीं होते। ये मस्जिद हमारे माजी की शान है और हमारी सकाफत का वो मोती है जिसे संभालना हम सब की जिम्मेदारी है। बिलाल अहमद से कि भोंग मस्जिद जो है वो बहुत खूबसूरत और जो उसमें शाकार और जो हाथ के काम हुए हुए हम सबको जाना चाहिए और अपने मुल्क के टूरिज्म को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। ऐसी जगहें हैं, हम ज़रा अप्रिशिएट करते हैं टीम को कि वो ढूंढ कर निकाल के लेकर आते हैं। ऐसी जगह निकाल कर ले आते हैं जो आज की नहीं बनी हुई, जो अरसा दराज से बनी हुई, लेकिन आज तक वो उसकी इमारतें, उसकी बुनियाद वो उसी तरह है। तो आपको ज़रा विजिट करना चाहिए। पता अच्छा, व्लॉगर्स के लिए और जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए तो ये सेगमेंट बड़ा पसंदीदा है, क्योंकि उनको पता होता है। वो दिसंबर में एक लिस्ट, मुझे एक दोस्तों ने कहा कि हमने लिस्ट बना ली आपके इस पैकेज से कि हमें कहाँ जाना है अपने बजट के हिसाब से। वो सब जगहों को विजिट करने वाले हैं, तो ज़रूरी है जाएं। अच्छा जी, हम सेकंड सेगमेंट में क्या कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, वो भी बताते हैं आपको। वो इसलिए क्योंकि कराची जब सर्दी आती है ना, कराची समेत मुल्क के हर हिस्से में हम देख रहे होते हैं, स्पेशली इन कराची, कि भाई आग लगने के वाक़यात में इजाफा हो जाता है। फिर उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ भी एक औरंगी की फैक्ट्री में आग लगी जिसमें नुकसान हुआ, इंसानी जानों का भी नुकसान होता है, मगर उसमें जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, जब एक इमारत तामीर होती है तो 17 से ज़्यादा NOCs लेनी पड़ती है मुख्तलिफ इदारों से। मगर इन इदारों का काम क्या होता है कि भाई सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस रखें, मगर बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ता है कि कराची में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि इदारे मौजूद हैं, इंस्पेक्शन टीम्स मौजूद हैं। SBCA की अगर बात करें, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ के अंदर एक इदारा ऐसा होता है जो इंस्पेक्शन करता है, एक इदारा नक्शा पास कराता है, एक इदारा इंस्पेक्शन करता है कि क्या फायर एग्जिट है, क्या बाहर की तरफ सीढ़ियाँ निकलती हुई जा रही हैं, क्या फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो हर फ्लोर के ऊपर मौजूद हैं, क्या एग्जॉस्ट मौजूद हैं। तमाम चीज़ें चाहे होटल्स के अंदर हों, चाहे रेस्टोरेंट्स के अंदर हों, चाहे बिल्डिंग्स के अंदर हों, चाहे मॉल्स के अंदर हों, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये वाक़यात होते हैं। अभी गुज़िश्ता कई महीनों पहले की बात है, कराची का एक बहुत बड़ा निजी मॉल है, उसमें आग भड़क उठी। और ये सारी आग भड़कती पता है कब है? रात के 4 बजे, सुबह के 5 बजे, 6 बजे, जब कोई इंसान नहीं हो तो सामान तो जल जाता है, प्रिकॉशंस भी नहीं हो पाती है। और सोने पे सुहागा ये होता है कि अगर दिन के औकात में आग भड़क जाए, जैसे आयशा मंजिल के ऊपर एक बिल्डिंग के अंदर आग भड़की थी, आपने ये देखा था कि जानी नुकसान तो अल्लाह ताला ने बचा लिया था, लेकिन माली नुकसान इतना हुआ कि वो मकीन आज तक रोते हैं कि हमने अपनी जमा पूंजी लगाई, ये फ्लैट्स हमने खरीदे और उसके बाद ये जलकर खाकसर हो गया। अब ना बिल्डर होता है, ना फिर उसकी मैनेजमेंट होती है, वो सिर्फ इदारे नहीं होते मददगार। और इदारों की बात करें तो इदारे फिर ये कह के अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं कि भाई ये तो ऐसा होना था, हो गया, अब हम इसकी रिपोर्ट देख रहे हैं, कमेटी बना दी है जो रिपोर्ट पेश करेगी, फिर एक कमेटी के बाद दूसरी कमेटी, फिर कई रिपोर्ट्स ऐसे पीछे रह जाते हैं और नए नए वाकयात हो जाते हैं। तो आज इस पर तफसीली बातचीत होगी, बिल्डर से भी बात होगी, कुछ अहम इदारों के लोगों से बात। और फिर सबसे बढ़कर बिलाल एक सवाल ये है कि भाई फायर टेंडर्स जो ये इदारा होता है वो क्यों ज़बोहाली का शिकार है? अच्छा, दो तरीके के फायर टेंडर्स हैं, एक तो KMC के फायर टेंडर्स है और एक सिंध हुकूमत का एक इदारा है सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू 1122। अच्छा, 1122 की कारकर्दगी बहुत बेहतर है, लेकिन KMC के फायर टेंडर जो हम देखते थे अपने बचपन के अंदर देखते थे कि वो आते थे, वो अब मुझे कहीं नजर नहीं आते। उनसे भी सवाल करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ ब्रेक से पहले हम बताते चले, बिल्डर से मैं ये सवाल करूंगा कि आप बिल्डिंग बना देते हैं और बिल्डिंग बनाकर हैंड ओवर कर देते हैं लोगों के, सब लीज उनके नाम पर हो जाती है, एक अरसा उस बिल्डिंग के अंदर मैनेजमेंट चलती है बिल्डर की, फिर बिल्डर वहां से चले जाते हैं उसको बेच बाच के, और फिर वो मैनेजमेंट वहीं के मुकामी जो फ्लैट्स में जो लोग होते हैं वो अपनी एक यूनियन बनाते हैं, वहां से भी बिगाड़ शुरू होता है। तो इसका कोई मुकम्मल हल है या ये सिर्फ ऐसे बेयारो मददगार छोड़ेंगे? एक ब्रेक के बाद ये सारी बातें करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे और सवाल भी करेंगे कि भाई KMC जो कि एक अहम इदारा है वो क्यों पीछे है। और तो अब तो ये भी अपडेट दे दें बिलाल के भाई मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये जो जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं उनको मीडिया पर आने से रोक दिया है। तो ये एक सवाल है जो कि करेंगे, तमाम तफसीलात पर बात करेंगे। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, चैलेंज भी करता हूँ और थोड़ा सा कॉन्फ्रंटेशन भी चाहता हूँ। मुर्तज़ा साहब, मॉर्निंग स्पॉट में आ जाएं, किसी दिन आप आ जाएं, आपसे बहुत सारे सवालात करने, आपसे ये आवाम बड़ी मोहब्बत करती है, आपकी वालदा की वजह से ज़्यादा मोहब्बत करती है आपसे, आपके पढ़े लिखे कानूनदान भी हैं, सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, और अब कराची के मेट्रोपॉलिटन सिटी के
जो इकोनॉमिक हब है उसके मेयर भी हैं। और आपने एक दफ़ा कहा था कि इख्तियारात नहीं है, इस तरह की कुछ बात निकली, तो उस पर नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा कि इख्तियारात नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, सिंध हुकूमत का ही मेयर है, तो पीपल्स पार्टी का ही है, सिंध हुकूमत में हम बैठे हुए, बेइख्तियार नहीं है, बाइख्तियार है। बाइख्तियार अगर हैं तो इनसे एक सवाल और कर देते हैं कि कुछ सड़कें बनाने की बात आपने की थी, वो सड़कें अभी तक बनी नहीं है, क्या बजट पास नहीं हुआ, फंडिंग नहीं हुई, ये भी बहुत सारे सवाल हैं। आ जाएं एक दफ़ा हमारे पास। बिल्कुल बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, सेकंड सेगमेंट में। स्टे विद अस।